नमस्कार। तो सवाल ये है कि डॉली चाय वाले के साथ बिल गेट्स ने चाय क्यों पी। और दूसरा सवाल, डॉली चाय वाले के साथ मुकेश अंबानी चाय क्यों नहीं पीते हैं। बहुत पेचीदा सवाल है और इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे पास एक सचमुच का बड़ा वाला एक्सपर्ट मौजूद है, जो डाइवर्सिटी पर, दुनिया के ग्लोबल पूंजीवाद पर और फिल्मों का और स्टाइल का बड़ा जानकार है। पता नहीं कितनी किताबें लिख चुका है। एच एल दुसाद जी, स्वागत है एच एल दुसाद साहब। बहुत बहुत सर ये धन्यवाद सर। बताइए सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो दो सवाल मैंने रखे कि जी डॉली चाय वाला, एक साधारण चाय वाला नागपुर का, अम्बेडकराइट दलित आइडेंटिटी के साथ जय भीम बोलता है, उसके साथ बिल गेट्स जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में हैं, वो बहुत सहजता के साथ एक चाय मांगते हैं और चाय पी लेते हैं। मुकेश अंबानी या भारत का कोई उद्योगपति किसी दलित के साथ चाय पीने की नहीं सोचता है। बल्कि इससे जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि दुसाद रेस्टोरेंट दिल्ली में, बॉम्बे में, दिल्ली आगरा राजमार्ग पर क्यों नहीं चल सकता है। प्लीज आप बताएं कि ये क्या मामला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ये आपने जिस घटना का जिक्र किया वास्तव में जो है कम से कम सुना हूं मैंने कि लाखों लोग इसको देख चुके हैं और भारत में तो जो है एक ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से वायरल हो चुका है। करोड़ों और इसके लोग जी। वायरल होने का जो सबसे बड़ा कारण है सर ना, उसका जवाब आपने खुद दे दिया। खुद ये कि बिल गेट्स जो है दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सनालिटी में से एक है। वो जो है उसकी दुकान पर आते हैं, चाय पीते हैं, चाय पी करके जो है अपना उसको रिकॉर्डिंग वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना करके अगले दिन वो डाल भी देते हैं। और जब ये वीडियो वायरल होती है तो लोग विस्मित रह जाते हैं कि दुनिया का मैंने एक तरीके से सबसे धनाढ़ व्यक्ति किस सहजता के साथ आता है और कितने ध्यान से उसको देखता है, उसकी रिकॉर्डिंग करता है, वीडियो बना करके वायरल करता है। तो लोग इसलिए विस्मित हैं कि ऐसा भारत का कोई पूंजीपति मुकेश अंबानी या अडानी नहीं कर सकते। इसलिए जो है ये वीडियो चर्चा का विषय बन गया है। और चर्चा का विषय बन करके जो है एक तरीके से लोग इसलिए देख रहे हैं कि जो है जो भारत का जो प्रभु वर्ग है, उस प्रभु वर्ग की जो है वो विवेक की परख कर रहे हैं कि कैसे जो है अमेरिका के एक आकर कर सकता है लेकिन भारत में नहीं कर सकता है। तो एक तरीके से वीडियो वायरल हो करके जो है भारत का जो जो रूलिंग क्लास है, प्रभु वर्ग है, उच्च जब वर्ण के लोग हैं, उनको एक तरीके से लोग जो है चिढ़ा रहे हैं कि देखो ऐसा हो गया। अब उद्योगपति ऐसा ऐसा क्यों होता होता है? अमेरिका के लोग जो है बिल गेट्स ऐसा कर सकते हैं लेकिन मुकेश अंबानी ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो है जवाब सर जो है ये दोनों समाजों की जो है जो चरित्र है उसमें निहित है। भारत का समाज सर जो जाति समाज है, जाति समाज में जो है दलितों की स्थिति जो है बिल्कुल मानवेतर के रूप में है, डीह्यूमनाइज के रूप में है। ये जो है ये कहीं से भी जो है अधिकारों के भोग के अधिकारी नहीं है, ऐसा हिंदुओं के जेहन में है। हजारों साल से इनके जेहन में बात बिठाई गई है कि दलितों के स्पर्श से जो है आप ये अपवित्र हो जाते हैं। ऐसे में जो है जो एक अपवित्र क्लास का व्यक्ति है उसकी दुकान पर आकर लोग कैसे चाय पिएंगे जिसकी छाया से जो है दूर रहने के ये सोसाइटी अभ्यस्त रही है। लेकिन बिल गेट्स इसलिए आते हैं कि वहां भी जो है सर कि मैं ये कहूं कि जन्म के आधार पर भेदभाव जो है ना ये सारी दुनिया में रहा है। मानव सभ्यता जो है शुरुआत में बहुत ज्यादा इसकी शिकार रही, लेकिन धीरे धीरे जो है ये जन्मगत आधार पर किसी के साथ जो है भेदभाव करने का भाव जो है कम से कम जो पश्चिम के देशों ने ओवरकम कर लिया, काफी हद तक कर लिया है। तो वो वहां के है। अब वहां के लोग जो है ना मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखने का अभ्यास है, जबकि भारत के जाति समाज में आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं अपनी कई टिप्पणियों में लिखा हूं कि भारत समाज जो है मानव सभ्यता की दौड़ में कम से कम 400 साल पीछे है। 400 साल पीछे इसलिए है कि इसको मनुष्य को मनुष्य के रूप में सम्मान देने की तमीज ही नहीं है। ये जन्मगत आधार पर कौन उच्च वर्ण में पैदा हुआ उसको सम्मान दे रहा है, जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है उसको जो है मैंने उसके साथ हिंतर व्यवहार करना है। और दलितों के साथ तो जो है बिल्कुल एक तरीके से जैसे कुछ रोगी के साथ किया जाता है उस टाइप का व्यवहार करना है। तो जिन दलितों की स्थिति भारत के समाज में एक कुष्ठ रोगी जैसी रही है, पवित्रता का जो एक जो डीपो रहे, उनके साथ आकर के भारत का मुकेश अंबानी या अडानी कैसे चाय पी सकते, इसकी कल्पना लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुकेश अंबानी और अडानी से भी बढ़ करके जो बिल गेट्स है वो आते हैं और पीते हैं। तो इसलिए पीते हैं सर कि वहां का समाज जो है
जन्म के आधार पर किसी को छोटा बड़ा समझने की मानसिकता से धीरे धीरे जो है काफी हद तक उभर चुका है। एक सवाल है सर यहाँ अपना पर मेरा, सर एक प्रश्न है कि देखिए अमेरिका में तो स्लेवरी थी, भारत में उस तरह की स्लेवरी नहीं रही है, दूसरे तरह की स्लेवरी रही है, लेकिन देखते देखते अमेरिका यहाँ पहुंचा कि जिन ब्लैक्स को आदमी नहीं समझा जाता था उसको उन्होंने व्हाइट हाउस में बैठा दिया। और आज की तारीख में अमेरिका के ज्यादातर काफी मतलब बड़े फिल्म स्टार और टीवी स्टार ब्लैक्स हैं। रिहाना जो है ब्लैक है, मतलब डेंजल वाशिंगटन से लेकर सारे लोग वहां पर आप जानते हैं। तो आप उसके अध्येता भी हैं और आप इस विषय के तो मुझसे बहुत ज्यादा इस विषय पर आपका अध्ययन भी है। तो अमेरिका जिस चीज से उबर पाया, पहले तो स्लेवरी से और उसके बाद फिर सेग्रीगेशन से, जिम क्रॉ लॉ से उबर गया और डाइवर्सिटी लेकर चला आया, भारत क्यों नहीं कर पा रहा है? मतलब हम में ऐसा कौन सा खोट है कि हम उस रेस में, उस दौड़ में ढंग से शामिल भी नहीं हो पा रहे हैं आज भी? मतलब जो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि दिल्ली से आप आगरा चले जाइए तो आप शर्मा ढाबा चला सकते हैं, यादव ढाबा भी चला सकते हैं, मतलब पटेल ढाबा भी चला लीजिए, लेकिन जाटव ढाबा और दुसाध ढाबा या पासी ढाबा आप नहीं चला पाएंगे, चमार ढाबा आप नहीं चला पाएंगे। तो ये जो समस्या है, इस समस्या का क्या उत्स है, ये मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सर ये जो समस्या है, ये समस्या ऐसी है जिससे उबरना भारत समाज के लोगों के लिए काफी कठिन है। इस समस्या का स्रोत जो है धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र है। डॉक्टर अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में इसका जवाब देते हुए कहा है कि दलितों के साथ जो भेदभाव होता है, उत्पीड़न होता है, जो इनके साथ जो अस्पृश्यता का जो है आचरण किया जाता है, उसके लिए जो है दोष इनका नहीं है। ऐसा नहीं कि हिंदू जो है वो क्या नाम है बर्बर हैं, जंगली हैं, उनमें मनुष्यता नहीं है। वो कहते हैं को ऐसा इसलिए करते हैं कि उनका धर्मशास्त्र इसके लिए निर्देश करता है। तो धर्मशास्त्रों में जो चार वर्ण के जो है, चार कैटेगरी के समाजों का जो ये है डिवीजन है, उसमें जो है दलित जो है निम्नतर वर्ण में आते हैं और इनकी स्थिति जो है बिल्कुल जो है डिह्यूमनाइज्ड रही। धर्मशास्त्रों में साफ कहा गया कि इनसे जो है ये है अनटचेबिलिटी का व्यवहार करना चाहिए, अगर इनकी छाया से दूर रहना चाहिए, उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो जिस समुदाय के स्पर्श से दूर रहने का धर्मशास्त्र निर्देश देते हो, तो उसके फॉलोअर कैसे जो है उसके साथ वैसा व्यवहार करेंगे, वो उसकी दुकान में आके चाय पिएंगे, खाना इत्यादि खाएंगे, नहीं खा सकते। तो ये समस्या है। जबकि पश्चिम का जो समाज है, पश्चिम के समाज में जो अपार्थाइड है, वहां जो भेदभाव की जो समस्या है, वो जो है धर्मशास्त्रों के कारण नहीं है। जो पश्चिम के जो धर्मशास्त्र, ईसाइयत, विशेष करके बाइबल इत्यादि, वो कहीं से निर्देश नहीं करते हैं कि ब्लैक्स को जो है आप ये करो, ये अनटचेबल समझ करके, ह्यूमन कैटल समझ कर उनके साथ ऐसा व्यवहार करो, ये नहीं कहता है। तो चूंकि धर्मशास्त्रों से नहीं है, इसलिए जो है वहां के समाज सुधारकों के प्रयास से, उनके सामाजिक विवेक से धीरे धीरे ये समस्या जो है उभर कम हो गई। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद जो है अपने किताब में लिखा है, भारत और अमेरिका के खासतौर से जो बात हम लोग अभी प्रभु वर्ग की कर रहे हैं, रूलिंग क्लास की कर रहे हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर जो है अपनी किताब में लिखते हैं कि भारत और अमेरिका में क्यों बेसिक फर्क है। अमेरिका के लोग जो है ब्लैक्स के हित में भूरी भूरी लिटरेचर रख के बेहिसाब मात्रा में उनके उत्थान के लिए धन दिए, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। ऐसा न होने का वो कारण बतलाते हैं कि अमेरिका के लोगों में सामाजिक विवेक है, जिसका अभाव जो है भारत के लोगों में नहीं है। भारत के लोगों में जो भी विवेक है वो अपनी जाति वर्ण के लोगों तक सीमित है, दूसरे वर्णों के प्रति उनके मन में नहीं है। तो अमेरिकी समाज जो है डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में जो है बहुत पहले से सामाजिक विवेक से समृद्ध रहा, और इसी सामाजिक विवेक का नतीजा होता है कि जिन दलितों की स्थिति, जो ब्लैक्स की स्थिति दलितों से ही कहीं बदतर थी, वो जो है धीरे धीरे जो है न सिर्फ मुख्य धारा में आते हैं, बल्कि आज की तारीख में जैसे आपने कहा कि डेंजिल वाशिंगटन, रिहाना, ओपरा विंफ्रे इत्यादि के रूप में इनकी उपस्थिति दिखाई पड़ती है, एक बराबर के मनुष्य के रूप में। एक प्रश्न उठता है सर यहाँ पर, एक प्रश्न उठता है कि जो अमेरिका में स्लेवरी खत्म करने की लड़ाई हुई और एक लेवल पर बाद में सेग्रीगेशन, वोटिंग राइट्स और सिविल राइट्स का जो पूरा मूवमेंट हुआ, उसमें व्हाइट्स की बहुत बड़ी भूमिका थी। स्लेवरी की लड़ाई तो जैसा कि आपने पहले भी लिखा है कहीं पर कि वो लड़ाई तो व्हाइट्स ने लड़ी कि स्लेवरी को खत्म करना, इस चक्कर में 10 लाख व्हाइट्स मारे गए। तो इसको आप थोड़ा सा डिटेल, एक तो आप इसका हमें ब्यौरा दें, और हम ये जानना चाहेंगे कि भारत में सवर्णों ने
जाति के खिलाफ कौन सी लड़ाई लड़ी है। ये दो कंट्रास्ट है, दो अलग अलग जो देशों के दो अनुभव हैं। इन अनुभवों के बारे में कृपया आप हमें बताएं। नहीं, ऐसा ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। और जहां तक कंपेयर हम लोग कर रहे हैं कि सिविल वार से, तो उसकी मिसाल तो दुनिया में मिलनी ही संभव नहीं है। सिविल वार जो 5 सालों तक चला था, अमेरिका का गृह युद्ध जो 5 सालों तक चला था, जैसे आपने बताया कि 10 लोग मारे गए, 10 लाख 10 लोग लाख मारे लोग। गए। उसकी खासियत क्या थी? उसकी खासियत ये थी कि गोरे ही गोरों के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। जिन गोरों में अपने पुरखों के पापों के प्रायश्चित करने की भावना उठी थी, जो आपके नॉर्थ अमेरिका के लोग थे, उत्तर अमेरिका के लोग थे, उन्होंने उठा लिया था हथियार अपने ही उन भाइयों के खिलाफ जिनमें वास कर रही थी उनके पुरखों की आत्मा। जिन पुरखों ने जो है अश्वेतों का दमन करके, उनका उत्पीड़न करके बिल्कुल जो है मनुष्य ह्यूमन कैटल जैसा किया, वो जो है उत्तर अमेरिका के लोगों के विवेक को प्रभावित किया, और इससे जो है इसका प्रायश्चित करने के लिए वहां से शुरुआत करते हैं। और इसकी शुरुआत लिटरेचर से होती है सर। मैं जी भारत के लिटरेचर की तुलना इसी से करता हूँ कि इस देश में कोई भी जो है रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर के तमाम ये जो है भारत के इतिहास में कोई जो है हैरियट बीचर की भूमिका में अवतरित नहीं हो पाया। हैरियट बीचर स्टो ने क्या किया? हैरियट बीचर स्टो कोई जो है वो प्रोफेशनल लेखिका नहीं थी, ये गृहिणी थी, पादरी पिता की पुत्री थी। उन्होंने जो है अस्पीतों का, ब्लैक्स का जो प्लाइट देखा, जो गोरों के द्वारा उनका उत्पीड़न हो रहा, तो उससे उनमें प्रायश्चित बोध जमा, उनके विवेक को झकझोरा, और जब विवेक को झकझोरा तो वो जो है उनका ड्राइंग बना बना करके अखबारों में देने लगे। उनका वो चित्र इतना स्पर्श किया लोगों को कि डिमांड उठने लगे कि आप इसको प्लीज किताब का रूप दो, और वो किताब का रूप देती हैं। 1852 में उनकी किताब रिलीज होती है, अंकल टॉम्स केविन, और इसने बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए सर। मुझे लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के मैनिफेस्टो जो 1848 में रिलीज होता है, उससे ज्यादा इम्पैक्ट इसका रहा। इस किताब के रिलीज होने के बाद से यूरोप के जो ये थे, सिर्फों को जो है मुक्त करने की एक होड़ लग गई, और अमेरिका में तो जो है जो निग्रो दास हैं उनको लिबरेट कराने की एक चाह पैदा हो जाती है। और इसी के फलस्वरूप इतना कि मामला आगे बढ़ जाता है कि इसी मुद्दे पर जो है अब्राहम लिंकन चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव लड़के जो है निग्रो स्लेवरी जो है उनकी राष्ट्रपति चुनाव का मेन इश्यू था, और उस मुद्दे पर वो होते। सोचिए समाज कितना जो है विवेकवान है, जिनका शोषण करके अमेरिका की जो समृद्धि खड़ा हुई थी, उनके लिबरेशन के लिए जो है एक व्यक्ति को जो है देश का जो सर्वे सर्व बनाता है। और वो जब वो हो जाते हैं, उसके बाद से साउथ की जो अमेरिकी हैं उनको लगता है कि जब ये निग्रो स्लेवरी का पूरी तरीके से खात्मा हो जाएगा तो हमें वो सस्ते लेबर नहीं मिलेंगे जो अब तक ये होते रहे। इसके बाद से जो है सिविल वार शुरू होती है, और सिविल वार में जो है उत्तर के लोग जो है दक्षिण के लोगों के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं। तो ऐसी तो घटना ही दुनिया में नहीं हुई है। भारत में तो इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते, तो कोई भी इसका मिसाल नहीं है। थोड़ी सी मिसाल जो है आपका ये होता है, पिछली सदी के 70 के डेकेड में थोड़ा सा दिखाई पड़ता है, जब ये आपके माओवादी नक्सलवादी वगैरह का उदय होता है, तो ये जो है थोड़ा दलित उत्पीड़न से बचाने के लिए जो है वो कुछ वो करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इनके ये एजेंडे में दलित मुक्ति रही। दलितों की नहीं। सर जो मेन और समस्या है, लीडरशिप भी उन्होंने अपने पास रखी, तो एक तरह से उसमें तो नुकसान काफी हो गया बल्कि दलितों का उस पूरी लड़ाई में। हाँ, वो एक दूसरा ही प्रश्न है, वो प्रसंग है। तो ये जो आप कह रहे हैं दुशाद जी, क्योंकि एक क्षेत्र आपका और है लेखन का, और उस पर आपने काफी लिखा है, और वो क्षेत्र है फिल्मों का, जिस पर जी आप खास करके दुनिया भर की फिल्में देखते हैं, खास करके अमेरिकी फिल्में आपने काफी देखी हैं और उस पर लिखा भी काफी है। तो अभी मैंने एक टिप्पणी की जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ कि डॉली चायवाला की जो अपनी इनहेरेंट, बिना ट्रेनिंग की अपनी जो रॉ टैलेंट है, जो स्टाइल है, वो शाहरुख खान से कम नहीं है। ये मैंने टिप्पणी की, जिस पर काफी लोगों ने ऐतराज किया कि ये क्या बात हुई, कैसे आप कह रहे हैं। तो क्यों भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में दलित एक्टर एक्ट्रेसेस की मेन स्ट्रीमिंग अभी भी नहीं हुई है, वो स्थान नहीं मिला है। ब्लैक्स के लिए आज की तारीख वहां पर इंटरटेनमेंट पूरी इंडस्ट्री हाथ खोल खोल के और खड़ी है कि आप आइए, और उनके लिए मतलब वो अब आबादी से ज्यादा उनका आज रिप्रेजेंटेशन है ब्लैक्स का। तो आप फिल्म इंडस्ट्री के संदर्भ में डॉली चाय वाले का जो होना है, उसकी स्टाइल, इस पर आपकी टिप्पणी मैं चाहूंगा कि आप कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं। सर, ये डोली चाय वाले का जो वीडियो इनके साथ जो वायरल हुआ, तो मैं भी पहले नहीं देखा था। जब देखा तो मैं देख के दंग रह
देखने के बाद मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ा कि मैं तो धनुष को देख रहा हूँ, मैं तो रजनीकांत को देख रहा हूँ। हाँ, इतना बल्कि रजनीकांत, मुझे भी कहना चाहिए था, रजनीकांत तो और शाहरुख से बहुत ज्यादा स्टाइल वाले वो हैं। लड़का यस। फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। वास्तव में उसका जो कपड़ा, बाल इत्यादि का सारा स्टाइल इतना इंप्रेसिव है कि अगर बॉलीवुड के पास विवेक होता तो इसको फटाफट जो है फिल्मों में ले लेते। लेकिन मेरी धारणा है कि वो लड़का फिल्मों में आएगा, बॉलीवुड में नहीं, हॉलीवुड को फिल्मों में आएगा। चलिए, क्योंकि ऐसा हो। हॉलीवुड जो है लंबे समय से जो है प्रतिभाओं को मौका देने के लिए वो मशहूर रहा है। जिन दिनों ये रंग भेद की नीति जो है काफी मैंने ये थी गाड़ी थी, उन दिनों भी जो है वहां पर जो है हॉलीवुड में ब्लैक्स को जो है काफी मैंने महत्व दिया जाता था। मसलन आपको बतलाऊं कि फिल्म वर्ल्ड हिस्ट्री की जो है वन ऑफ द बेस्ट जो फिल्म मानी जाती है वो है गॉन विद द विंड, यस। जो आपका 1936 में मार्गरेट मिचेल के नॉवेल पर जो है आधारित थी, वो 1939 में रिलीज होती है। तो उसमें जो है एक ये है एक दो ब्लैक कैरेक्टर, और मैं तो कहूंगा सर बातों के क्रम में जो है कि हर किसी को जो अमेरिकी समाज को, जैसे मैं कह रहा हूँ उनके पास सामाजिक विवेक और बहुत पहले से जो है वो जो है उनको मनुष्य के रूप में आदर देने के लिए कुछ हद तक अभ्यस्त हो चुके हैं। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल जो है वो किताब है गॉन विद द विंड। गॉन विद द विंड के कई कैरेक्टर हैं, जैसे उसकी नायिका जो है अद्भुत नायिका है, वो ऐसी नायिका जो है नॉवेल हिस्ट्री में बहुत कम लिखी गई, वो हारा का जो कैरेक्टर है। उसी तरीके से उसमें रेट बटलर का जो कैरेक्टर जिसको फिल्मों में इसने क्लार्क गेबल ने अदा किया था, अद्भुत कैरेक्टर है। लेकिन उनके साथ जो उसमें दो ऐसे कैरेक्टर और हैं, एक कैरेक्टर है वो हारा जो मैंने ये है थी रूलिंग क्लास की लड़की है, उसके पिता का एक दोस्त जो है वो ब्लैक से मतलब दोस्त का दास है, लेकिन वो फ्रेंड जैसा है। और उसका मालिक जो है उसको जगह जगह ले जाता है पोकर खिलवाने के लिए, पोकर में भारी पैसा जीत करके अपने मालिक को दे देता है। उसी परिवार में वो हारा के लिए जो है जो मेड सर्वेंट रखी गई है, वो जो है मैमी नाम का एक कैरेक्टर है। और इतनी दबंग युवती है वो हारा कि हर कोई उससे आतंकित रहता है, लेकिन वो जिसके सामने दब के रहती है वो है उसकी ये है दासी, ब्लैक दासी। और उस दासी का कैरेक्टर अदा करने के लिए वो जमाने में हैटी मैकडेलियन नाम के एक्ट्रेस को मौका दिया गया था, और 1939 में उनको जो है आपका ऑस्कर अवार्ड से नवाजा जाता है। ऑस्कर अवार्ड तो आप जानते ही हैं कि फिल्मों की प्रतिभा का जो है सर्वोच्च निदर्शन होता है। तो 1939 में जो हैटी मैकडेनियल को मिला था, उसके बाद चल करके जो है 1963 में लिलीज ऑफ द फील्ड के लिए सिडनी पोइटियर को मिलता है। सिडनी पोइटियर का नाम लेने पर आंखें भर आती है सर। तो 1963 में सिडनी पोइटियर को मिलता है, और उसके बाद तो चल करके नई सदी में 2000 के बाद जो है वो धारा ही वहां पर खुल जाती है। एक तरीके से ऑस्कर में जो है डाइवर्सिटी लाने का एक ये मुहिम छिड़ जाता है। उसी के फलस्वरूप आप देखते हैं कि एक साथ जो है हैली बेरी को मॉन्स्टर बॉल में ट्रेनिंग डेज के लिए जो है डेंजल वाशिंगटन को जो मिलता है, और उसमें 5 बेस्ट की कैटेगरी में ये भी शामिल थे, विल स्मिथ भी शामिल थे अली जी। फिल्म के लिए। तो यहाँ से जी। एक फ्लड गेट खुल तो वहां जाता तो है और खैर बात मार्लिन मोनरो से लेके सब लोगों ने डाइवर्सिटी लाने का इतना प्रयास किया, मार्लिन ब्रांडो ने, मतलब वहां तो एक धारा ही रही है कि सबको मौका देना है। तो ये एक, लेकिन भारत में शायद अभी भी हम बहुत पीछे हैं एक तरह से, खास करके डाइवर्सिटी के मामले में। फिल्मों में डाइवर्सिटी तो अभी बहुत शायद दूर ही है, और इस वजह से बहुत चुने हुए 2 4 5 10 परिवारों के लोग और प्रभावशाली लोग चिट्ठी लेकर जाते हैं और काम मिलता है टाइप का ही अभी भी चलन तो यही है। जरूर ऐसा है कि अब कुछ चिट्ठी लेके जाते हैं, उसमें कुछ टैलेंटेड भी होते हैं, लेकिन बगैर चिट्ठी के तो काम नहीं मिल सकता वहां पर। तो ये तो स्थिति है। इसमें एक चीज, अब दूसरा चीज जो आपने फिल्म हिस्ट्री के बारे में एक डिटेलिंग आपने हमें दी, तो ये दोनों फील्ड में, इंडस्ट्री में और फिल्म वर्ल्ड, कम से कम 2 जगह डाइवर्सिटी का क्या फायदा है, ये अमेरिका ने साबित किया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो दर्शक आपके खास करके डाइवर्सिटी पर किए हुए काम से परिचित नहीं है, तो अब चूंकि आपने हमें 2 चीजें तो मुख्य रूप से बताई कि मतलब डॉली चायवाला का होना भारत के उद्योगपतियों के लिए कितनी असहज बात है और किस तरह से उसको लेकर सहज नहीं है। दूसरा, आपने वहां के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बताया कि क्यों अमेरिका अमेरिका बन गया और भारत कैसे भारत ही रह गया। तीसरा, आपने फिल्म इंडस्ट्री की बात कही। अब मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि ये जो डाइवर्सिटी का विचार है, इसको आप हमें संक्षेप में थोड़ा समझाइए 5 मिनट में कि क्या विचार है
और आप इसके दीवाने क्यों हैं? क्यों आप चाहते हैं कि भारत का जो उद्योग जगत है और भारत का जो समाज है वो डाइवर्सिटी को अपना ले? तो अमेरिका हो, न्यूजीलैंड, हर जगह जो है जन्म के आधार पर सताए गए लोगों का एक समूह रहा है, जिसका जो है आप कह सकते हैं कि जिनके हाथ में सत्ता रही उनके द्वारा जो है उनका जो है ये उत्पीड़न हुआ, बहिष्कार हुआ। वही चीज दलितों के साथ होता है। तो मेरा एक मानना है बात सर, कि चाहे दलित हो, चाहे अमेरिका के ब्लैक्स हो, चाहे आपका जो है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, सबके साथ एक समस्या रही सर। वो समस्या क्या थी? शक्ति के स्रोतों से बहिष्कार। सारी दुनिया में जो समस्या का सर जो सृष्टि हुई है, जिसको हम आर्थिक और सामाजिक विषमता मानते हैं, तो इस विषमता के मूल में क्या है कि जो शक्ति के 4 स्रोत होते हैं, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और धार्मिक, ये जो है इससे बहिष्कार ही जो है, चाहे अमेरिका के ब्लैक्स हो, चाहे वहाँ के मूल निवासी हो, चाहे दलित हो, इनकी ये समस्या, शक्ति के स्रोतों से बहिष्कार। जो अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, चाय आकर के हमारे डॉली का कोई चाय पी न पिए इसकी हमें कोई समस्या नहीं है। किसी दुसाध रेस्टोरेंट में आकर कोई खाना खाए इसकी समस्या नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि अनटचेबिलिटी का असल चीज है एक क्या बोला जाता है उसको, एक्सक्लूशन, बहिष्कार। तो ये बहिष्कार जो है सिर्फ छूने की समस्या तक नहीं, ये बहिष्कार है कि शक्ति के जितने भी स्रोत हैं सर, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और धार्मिक, उससे जो है जो दलित हैं, शूद्र अतिशूद्र हैं, उनको जो है इससे एक्सक्लूड करके रखा गया है। तो सारी लड़ाई होनी चाहिए एक्सक्लूशन के लिए। तो ये समाज तो इनके साथ जो अनटचेबिलिटी बरतता ही है। सबसे बड़ी बात की जो शक्ति के स्रोतों में एक्सक्लूशन को आज भी जो है ये मानता है। देखा देखिए, डोरी चाय वाले को देखा देखिए, हो सकता है कि कोई दलित रेस्टोरेंट में जाकर लोग चाय पीना शुरू करें, लेकिन ये जो सोर्सेज ऑफ पावर है उसमें हिस्सेदारी नहीं देंगे। सोर्सेज ऑफ पावर, मंदिर का पुजारी नहीं बनाएंगे इनको। इनको फिल्म इंडस्ट्री जो है एक शक्ति का स्रोत है, उसमें हिस्सेदारी नहीं दे सकते हैं। ट्रेड कॉमर्स की जो गतिविधियां उसमें हिस्सेदारी नहीं दे सकते हैं। ये समस्या भारत की है। भारत की इस समस्या में जो है आशा की एक किरण जो है अमेरिका की सोसाइटी दिखाई पड़ती है। अमेरिका की सोसाइटी ने जो डाइवर्सिटी पॉलिसी लागू की है सर, वो पॉलिसी बेसिकली भारत का जो आरक्षण पद्धति है, डॉक्टर अम्बेडकर का दिया हुआ जो आरक्षण, उसी का एक्सटेंशन है। जब हम लोग ये करते हैं कि जब सिविल राइट मूवमेंट चला था 1955 में, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने चलाया, उसके बाद से जो है आपको पता ही होगा कि रोजा पार्क्स ने जो है अलबामा के बस में जो प्रोटेस्ट किया, उसके बाद से जो है ब्लेस का साइक बदल जाता है। बस में बैठने के लिए उन्होंने उनका जो एक क्रांतिकारी काम किया कि गोरों की सीट पे बैठ गई थी। रोजा पार्क्स को जो है उसको कहा जाता है मदर ऑफ लिबर्टी, मदर ऑफ सिविल राइट मूवमेंट, ऐसा उनको नाम दिया गया। तो उन्होंने जो अलबामा के बस में जो आरक्षित सीटें जो है ब्लैक्स के लिए, उस पर जो है जब एक गोरी महिला बैठना चाहती थी, करने के बाद हिस्ट्री बदल गई और ब्लैक्स का साइक भी बदल जाता है। जब साइक बदल जाता है उसके बाद से ब्लैक्स में जो प्रतिरोध की एक भावना पैदा होती है, और यही प्रतिरोध जो है इस वंचना के खिलाफ, सोर्सेज ऑफ पावर से एक्सक्लूशन के खिलाफ जो है परवर्ती काल में जो है मूवमेंट का रूप लेता है। और हम लोग देखते हैं कि 1966 आते आते जो है वहां पर ब्लैक पैंथर की स्थापना हो जाती है, इसमें जो है बड़ा काम होता है। ये जो इनकी तरफ से जो है ये प्रतिरोध की भावना जो पैदा होती है, इस पर अंकुश लगाने के लिए लिंडन बी जॉनसन ने 1967 में एक आयोग बिठाया। जस्टिस ओटो कार्नर थे, उनके अध्यक्षता में आयोग बैठा। और देखिए नीयत कितनी सही थी उनकी, लिंडन बी जॉनसन की। मुझे लगता है कि जुलाई जो है 1967 में यह आयोग बिठाया जाता है। कर्नल आयोग की रिपोर्ट में बतलाया जाता है कि अमेरिका में डिवीजन है, ये समाज जो है अशांति की तरफ बढ़ रहा है। शांति स्थापित करने के लिए जरूरी है कि जो डिप्राइव सेक्शन है उसको संपदा संसाधनों में हिस्सेदारी दो। तो हिस्सेदारी देने के लिए कोई उस समय तक जो है उपाय नहीं थे, पॉलिसी नहीं थी। इसी हिस्सेदारी की पॉलिसी के लिए अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो भारत की आरक्षण पद्धति को लेते हैं। मार्क गालंटर नाम के एक थिंकर है, अमेरिकी थिंकर है, उन्होंने काफी कुछ लिखा है। वो साफ कहते हैं कि जो अमेरिका की डाइवर्सिटी पॉलिसी है, बेसिक आइडिया जो है इंडिया से की हुई, वो बोरो की हुई है। तो अमेरिका जो है भारत के आरक्षण को जो है वो लेता है, और लेने के बाद से उसका जो विस्तार जो है ऑल फोर्स सोर्सेज ऑफ पावर तक कर देता है। जिसे भारत में किया गया, लड़ाई लड़के बाबा साहब लंबे समय तक लड़े, तो उनको शक्ति के कुछ स्रोतों तक ये अपने इसको कन्फाइन किया गया है। मसलन जो है आप स्कूल के एडमिशन में आरक्षण पा सकते हैं, नौकरियों में पा सकते हैं, पॉलिटिक्स में पा सकते हैं, ये सब तो है, लेकिन शक्ति का और भी स्रोत है ना। बाबा साहब ने खुद कहा है कि धर्म
एक स्रोत है, और उससे जो है अपना समाज जो है पूरी तरीके से एक्सक्लूड है। आपने कई बार आपने लेख लिखा है कि जो एक भारत की इकोनॉमी के पैरेलल जो है मंदिरों की संपत्ति है, जिसके लाखों खिलाफ करोड़ जो की, है इसमें कोई हिस्सेदारी ही नहीं है, MK मतलब बड़ा ये होता है। तो बहरहाल वहाँ जो ये अमेरिका के जो लिंडन भी वो करते हैं कि हिस्सेदारी देना चाहिए, तो एक आह्वान करते हैं अमेरिका के सामने कि अमेरिका शुड रिफ्लेक्ट एवरीवेयर। अमेरिका हर जगह दिखना चाहिए। अमेरिका दिखेगा कैसे? अमेरिका की सोसाइटी जो है रेशियल सोसाइटी है, जहाँ 71 या 72% के आसपास जो है रूलिंग क्लास गोरे हैं। बाकी जो है वहाँ पर 28 से 29 प्रतिशत के आसपास जो है उसमें ब्लैक्स हैं, हिस्पैनिक्स हैं, रेड इंडियन है, जिनको नॉन व्हाइट कहते हैं, अश्वेत की आबादी है। तो वहाँ का समाज भी जो है, जैसे भारत में आप कह सकते हैं कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र अतिशूद्र है। तो वहाँ की सोसाइटी जो है गोरा प्रभु वर्ग, 13% ब्लैक्स, 11% जो है आपका जो हिस्पैनिक्स, 1.5% आपका वो रेड इंडियन, 3.5% एशियन पैसिफिक मूल के लोगों से मिलकर के कंसिस्ट होता है, जिनको अल्पसंख्यक समुदाय कहा जाता है। तब वो कहते हैं कि अमेरिका का सोसाइटी जो है, अमेरिका शुड रिफ्लेक्ट एवरीवेयर। इसका मतलब है कि अमेरिकी समाज के जो नस्ली विविधता है, ये हर जगह दिखनी चाहिए। मसलन जो है किसी ऑफिस में जाते हैं, कोई काम के लिए जाते हैं, तो जो अमेरिका की आबादी अगर 100% है, तो उसमें 70% 10 में से 7 ही जो गोरा होना चाहिए। बाकी 3 जो है दूसरे जो है नस्ली समूह है, उनको ये होता है। यहाँ से वहां पर जो डाइवर्सिटी पॉलिसी शुरू होती है, और इस डाइवर्सिटी पॉलिसी की सफलता में सर वहां के रूलिंग क्लास का बहुत बड़ा योगदान था। बहुत कुछ स्वेच्छा से था। तो जिससे मैं कहा कि फायदा हुआ उनको, उद्योग को फायदा हुआ, फिल्मों को फायदा हुआ, हर क्षेत्र को फायदा हुआ, तमाम जगह का टैलेंट आया। तो अमेरिका बनाई इसलिए क्योंकि उसने हर तरह के टैलेंट का स्वागत किया। उन्होंने भारत की ऐसा नहीं सर कहा कि व्हाइट्स को ही बैठाएंगे हर जगह, ये जिद नहीं थी उनकी। भारत की सर एक बड़ी जो है समस्या है क्या, इस देश के योजनाकारों ने, इस देश के जो इतिहासकार और समाजशास्त्री हैं, उन लोगों ने इस बात का सर ये हिसाब नहीं किया कि जो वर्ण व्यवस्था जिसको है, जो हिंदू धर्म का प्राणाधार वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था बेसिकली जो सोर्सेज ऑफ पावर के डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था है, इसके तहत हजारों साल से जो शूद्र अतिशूद्र, दलित, आदिवासी, पिछड़ों को जो एक्सक्लूड करके रखा गया शक्ति के स्रोतों से, ह्यूमन रिसोर्स की इतनी बर्बादी तो विश्व इतिहास में कहीं नहीं हुई। आप कल्पना करें जो है, अगर जो हजारों साल से जो है ये जो सर्विल क्लास है, ये जो श्रमिक वर्ग है, इनको जो है तमाम सेक्टरों में हिस्सेदारी मिली हुई थी, तो कहां से कहां चला जाता है। तो अमेरिका के उत्थान का बड़ा कारण वही है। आप याद करें सर, 70 के आसपास जो है अमेरिका के पैरेलल जो रसिया हुआ करता था। हम लोग छोटे थे उस समय, तो रसिया के हम लोग वहां रसिया हुआ करता था। लेकिन आज रसिया जो है विकास की दौर में अमेरिका के सामने कहीं कुछ नहीं है। अमेरिका डिस्प्यूटेड जो है सबसे समृद्ध है। तो समृद्धि का जो बड़ा कारण है कि उसने जो है जो डिप्राइव सेक्शन है उसके टैलेंट को हर क्षेत्र में यूज किया। उसने जो है देश विदेश के लोगों को जो है वो क्या नाम है, जो उनमें प्रतिभा है, उनको जो है आमंत्रित किया अपने ये कंट्रीब्यूट करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि अपना डॉली चाय वाला भी जो है वहां जा हॉलीवुड में मौका पा सकता है बॉलीवुड के पहले। तो बहरहाल अमेरिका में जो डाइवर्सिटी पॉलिसी लागू होती है, उसके तहत जो है ऑल सोर्सेज ऑफ पावर में हिस्सेदारी देने की एक पॉलिसी बनती है। वो सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं रहती है, नौकरी से आगे बढ़ के तमाम सेक्टरों में। तो वो पॉलिसी दुसाद जी, जैसे आप बार बार कह भी रहे हैं कि भारत में उद्योग व्यापार क्षेत्र में और फिल्म कला वगैरह के क्षेत्र में जो डाइवर्सिटी नहीं आई, ये एक बड़ी समस्या है और इसकी डिमांड भी बहुत कम है। तो हम लोग देखिए इस विषय पर मुझे लगता है कि आपका चूंकि जितना अध्ययन है उसके हिसाब से एक चर्चा में तो सारी बात हम नहीं समेट पाएंगे। तो हम डिटेल एक तरह से आपकी मास्टर क्लास चाहेंगे, आप मास्टर क्लास लें और इन विषयों पर अलग अलग भी हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल आपसे हम लोग दर्शकों से इजाजत चाहते हैं। दुसाद जी का भी लंबा समय हमने ले लिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और दुसाद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सारा समय हमें दिया।